नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसके जीरोस निकालने हैं। जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है, 7y² माइनस 11y/3 माइनस 2/3। इसके हमें जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के, और फिर वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसके जीरोस क्या होंगे, दो ही होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो जीरोस होते हैं, दो सॉल्यूशंस होते हैं, अल्फा एंड बीटा, उसको निकालते हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल इक्वेशन मतलब डिनोमिनेटर में कोई नंबर ना रहे, यानी कि 1 रहे। तो इक्वल टू इसको मान लेते हैं 0, क्योंकि हमें 0 मानना है। इसके एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 3 आएगा। 7y² 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 21y²। 3 बन जाए तो 11y, 3 बन जाए तो -2 इक्वल टू 0। ये डिवाइड में, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल बचेगा 11y -2 बचेगा। इसको हमें सॉल्व करना है, y की वैल्यू निकालनी है। या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं ना। बाकी और भी मेथड हैं तो उनसे भी ट्राई कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कौन सा मेथड कर रहे हैं, स्प्लिटिंग मेथड कर रहे हैं। स्प्लिटिंग मेथड में क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 21y² को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, -2 से, तो हमारे पास कितना आने वाला है, -42y² आने वाला है। अब क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ऐसे ही लिखते हैं, 21y² -2। मिडिल टर्म को ऐसे लिखते हैं कि उसको मल्टीप्लाई करने पर -42y² है। मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उसको मल्टीप्लाई करने पे -42y² और उसको सॉल्व करने पे कितना है, -11y है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर -14y + 3y। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -11y, और इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -42y²। मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। इसके बाद क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं या ग्रुप बना लो। ये ग्रुप एंड ये ग्रुप बन गए, दो के ग्रुप। कॉमन ले लेते हैं, 7y यहाँ पर कॉमन आ गया, अंदर कितना बचा, 3y -2। यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, 3y -2। हमें जीरोस निकालने हैं। ये दोनों नंबर हमेशा सेम होने चाहिए, सेम साइन के साथ। तो जीरोस निकालने हैं, तो 3y -2 इक्वल टू 0 एंड 7y + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 हो गया। एक 0 ये हो गया, एंड यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो -1/7 हो गया। सेकंड 0 ये हो गए। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके जीरोस को हमने नाम दे दिया है, अल्फा 1 0 एंड बीटा -1/7। किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, इसको बीटा मान सकते हैं, इसको अल्फा मान सकते हैं। जीरोस मतलब क्या होता है, जब हम लोग y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है, मतलब जब पूरा सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। ये हमने जीरोस निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस ये हैं और कोफिशिएंट मतलब y² के साथ कौन सा नंबर है, y के साथ कौन सा नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट्स बोलते हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ें, एक है अल्फा + बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और एक हमारे पास है अल्फा बीटा, जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, c/a। ba और ca यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 2/3। बीटा की वैल्यू कितनी आई है, प्लस फॉर्मूले का, और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, -1/7 आई है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास -11/3 है, और हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये भी लिखा हुआ है। तो बी की वैल्यू यहाँ से भी ले सकते हैं, चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, आंसर सेम आने वाला है। तो बी की वैल्यू मैं यहाँ से लेने वाला हूँ, फॉर्मूले का माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -11, यहाँ पर -11 लिख दिया। और a की वैल्यू क्या है, 21 है, तो यहाँ से मैंने a की वैल्यू 21 ले लिया। ठीक है, अगर कोई यहाँ से ले रहा है b की वैल्यू तो वो क्या लिखेगा, -11/3 मल्टीप्लाई बाय 7। a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 7। ऐसा मत करना a की वैल्यू यहाँ से ले रहे हो और b की वैल्यू यहाँ से ले रहे हो तो आंसर गलत है। अगर a की वैल्यू b की वैल्यू c की वैल्यू इस इक्वेशन से ले रहे हो, सारी एक ही इक्वेशन से लेनी है, या फिर इससे ले रहे हो तो a b c की वैल्यू इसी से लेनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 + माइनस क्या होता है, -1/7 इक्वल टू माइनस क्या होता है, +11/21। 7 2 14, 3 21। इसका आंसर भी कितना आएगा, 11/21। यहाँ पर भी 11/21। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। ये वेरीफाई हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, 2/3, बीटा कितना, -1/7 है। सी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से का यूज़ करा है, तो सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -2, और ए की वैल्यू कितनी है, 21 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -2/7 3 जा 21 इक्वल टू -2/21। ये हमारे पास वेरीफाई हो गए सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या फिर कहें हमने रिलेशनशिप वेरीफाई कर दिया है जीरोस एंड कोफिशिएंट्स के बीच में। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है,
Sumit is 3 times as old his son. 5 years later he shall be 2.5 times as old his son. How old is Sumit? क्वेश्चन में बोला है जो सुमित है वो अपने सन से 3 टाइम्स ओल्ड है. हमें सुमित की प्रेजेंट एज भी बतानी है, तो प्रेजेंट एज पता नहीं है तो लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सुमित बी एक्स ईयर्स. उसकी एज क्या है? एक्स ईयर है. उसकी सन की एज हमें पता नहीं है तो वो भी हम लोग मान लेते हैं सुमित सन या सन की एज है वो मान लेते हैं वाई ईयर्स. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा है पहली लाइन में कि जो सुमित की एज है, सुमित है वो कितनी एज का है? वो अपने सन से 3 टाइम्स है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय सन की एज जो भी है. सुमित की एज कितनी अभी प्रेजेंट है? एक्स, और सन की एज कितनी है? वाई, 3y, मतलब सुमित की एज ये होगी. इक्वेशन फर्स्ट हो गई. फिर बोला आफ्टर 5 ईयर्स लेटर, 5 साल बाद क्या होगी? 5 साल बाद ही शैल बी 2.5 टाइम एज ओल्ड. तो 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी? अगर अभी उसकी एज प्रेजेंट एज x है तो 5 साल बाद क्या होगी? x + 5. अगर किसी की प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है तो 5 साल बाद क्या होगी? 10 + 5 15 होगी. तो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स सुमित की एज है, सुमित एज होगी x + 5 और जो सन की एज होगी वो होगी y + 5. ये दोनों की एज हो गई 5 साल बाद. अब क्वेश्चन में बोला है 5 साल बाद ही शैल बी, मतलब जो सुमित है, सुमित की एज है वो क्या है? बी 2.5 टाइम्स ऑफ हिज सन, ऑफ हिज सन के. ये हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x + 5, याद रखना 2.5 टाइम्स ऑफ हिज सन. तो 2 × 4 1 5.2 एंड y + 5. यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या हो गई है? ये सेकंड हो गई. अब मुझे क्या निकालनी है? सुमित की एज निकालनी है, मतलब x की वैल्यू मुझे निकालनी है. तो y की वैल्यू, y = कितना लिख सकता हूँ मैं? x/3 लिख सकता हूँ. यहाँ पर y की वैल्यू मैं पुट कर दूँ x/3 एंड तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी. अगर मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए. अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी है तो x की वैल्यू पुट कर दो. x की वैल्यू से क्या होगा? तुम्हारे पास y की वैल्यू भी आएगी, सन की एज भी आएगी, और साथ में हमारे पास क्या आ जाएगी? बाद में जब यहाँ पर पुट करेंगे उस वैल्यू को तो हमारे पास x की वैल्यू, मतलब सुमित की एज भी हमारे पास आ जाएगी. तो मैं x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहा हूँ. पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड. x की जगह क्या लिखना है मुझे? 3y. तो 3y + 5 = 5/2 एंड y + 5. इसको सॉल्व करते हैं. 3y + 5 ये हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5y/2. इससे मल्टीप्लाई होगा तो 25/2 हो जाएगा. ये दोनों लाइक टर्म है, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा. तो 3y - 5y/2 = 25/2 - 5. क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम से सॉल्व करते हैं इसको. 6y - 5y/2 = 25 - 10/2. 2 से 2 कैंसिल, ये बचा y = 15. यहाँ से y की वैल्यू आ गई. y की वैल्यू मतलब कि हमें सन की एज पता लग गई. हमें क्वेश्चन में पूछा नहीं है, अगर पूछते तो सन की जो प्रेजेंट एज है वो क्या हमारे पास 15 ईयर्स है, लेकिन हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है. इसको थर्ड मान लेते हैं. यहाँ पर लिख लेना. नाउ पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट. तो हमारे पास क्या, सिंस x = कितना है? 3y है. सन की एज आ गई है 15, तो फादर की एज कितनी है? 3 × 15, यानी कि ये हो जाएगी हमारे पास x = 45. तो हमारे पास जो प्रेजेंट एज ऑफ सुमित है वो कितनी है? 45 ईयर्स है. अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन x + 2y = 5 एंड 3x + ky + 15 = 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन. किसी भी इक्वेशन के लिए अगर यूनिक सॉल्यूशन के लिए जो कंडीशन है वो क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है. अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? जो दो इक्वेशन है x + 2y = 5 एंड 3x + ky + 15 = 0. हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब k की वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करें और यहाँ पर पुट करें तो उस कंडीशन में इस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन है वो कैसे होने चाहिए? यूनिक, मतलब वो इस कंडीशन को क्या करने चाहिए? सेटिस्फाइड करनी चाहिए. तो हमें पता है सिंस a1, या फिर यहाँ पर ऐसा लिख लो, फॉर यूनिक सॉल्यूशन, फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2. a1 a2 b1 b2 क्या है? ये a1 की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ x, a2 की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ x, b1 की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ y, b2 की वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ y. तो यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है? 1, a2 की वैल्यू क्या है? 3 नॉट इक्वल टू b1, b1 की वैल्यू क्या है? 2 एंड इसकी वैल्यू क्या है? b2 की k. इसको सॉल्व करते हैं तो k नॉट इक्वल टू 6. इसका मतलब है k के अलावा कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो उस इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे? यूनिक सॉल्यूशन होंगे. तो यहाँ पर लिख लेना फॉर यूनिक सॉल्यूशन द वैल्यू ऑफ k मस्ट
बी अदर देन 6 के अलावा कोई सी वैल्यू हो सकती है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं। मान लीजिए अगर k की वैल्यू क्या होती है 6 लेते हैं, तो क्या उस इक्वेशंस के सॉल्यूशन यूनिक आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x प्लस k की वैल्यू कितनी मान लेते हैं 6y प्लस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -15। अब 1/3 इक्वल टू 2/6, 2 1 जा 2 3 जा, मतलब कि ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है ही नहीं। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। लेकिन यहाँ पर अगर 6 रखेंगे k की वैल्यू तो हमारे पास कंडीशन क्या आ रही है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ रहा है। यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन ये आई नहीं रही। अदर देन 6 रखते हैं तो देखते हैं 6 के अलावा यहाँ पर कोई सी भी वैल्यू रख लेते हैं, 7 रख लेते हैं तो देखें तो 1/3 नॉट इक्वल टू होगा 2/7। 9 रख के देख लेते हैं, यहाँ पर 1/3 नॉट इक्वल टू 2/9 होगा। कोई सी वैल्यू रख सकते हैं बस अदर देन 6। तो हमारे पास यहाँ तक क्या था, ये सॉल्यूशन था। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रूव दैट 2 + 5√3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूफ करना है कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है, और साथ में क्वेश्चन में गिवन है कि इतना √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसको हम लोग जो सॉल्व करेंगे वो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होगा, पहले इसको अज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल नंबर है। लेट 2 + 5√3 इज अ रैशनल नंबर। ये हमने मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है, इसको पूरा लिख लेना, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ √3 इक्वल टू p/q के फॉर्म में, और q जहाँ पर 0 के बराबर नहीं होगा। p एंड q आर को प्राइम नंबर्स हैं, इसको यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, लिखना है तो लिख सकते हो। अब 2 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, तो 5√3 इक्वल टू p/q -2। इसको सॉल्व करते हैं तो 5√3 p माइनस एलसीएम या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, किसी से भी इसको सॉल्व कर लेते हैं। मल्टीप्लाई में तो इधर आके किसमें होगा, डिवाइड में, p - 2q/q, 2q 5q सॉरी, ये 5q हो गया। अब इसका मतलब क्या है, हमने ऐसा पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, सब्सट्रैक्शन की। अगर किसी भी 2 रैशनल नंबर को माइनस करते हैं तो उसका आंसर भी क्या आता है, रैशनल नंबर आता है। अगर ये 2 रैशनल नंबर हैं, ठीक है, इसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी क्या आनी चाहिए, रैशनल नंबर। लेकिन ये ऐसा है नहीं, तो यहाँ पर लिख लेना सिंस LHS इज अ इरेशनल नंबर and RHS is a rational number, it contradicts, therefore it is a contradiction, and this contradiction arises due to our incorrect assumptions। ठीक है, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5/6 - 1/6, ये दोनों रैशनल नंबर है, इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर 2 रैशनल नंबर को माइनस करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आने वाला है, रैशनल नंबर ही आने वाला है। अगर ये रैशनल नंबर है p - 2q/5q, जब इसको माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर यहाँ पर जो आएगा वो भी क्या आना चाहिए, रैशनल नंबर ही आना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये √3 है, ये क्या हमारे पास इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये रैशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है, मतलब रैशनल नंबर के कंपैरिजन में। तो ये क्या है, फिर यहाँ पर लिख लेना, हेंस √2 + 5√3 इज एन रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है, इसको पूरा लिख लेना। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज द पॉलिनोमियल। हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है f(x) = 3x4 - 9x³ + x² + 15x + k कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3x² - 5। हमें k की वैल्यू निकालनी है, और जब k की वैल्यू निकालें तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए किससे, इससे। कंप्लीटली डिविजिबल मतलब जब मैं इसको इससे डिवाइड करूं तो रिमाइंडर इसका कितना आएगा, 0 आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालते हैं और फिर वहां से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 3x² - 5 डिवाइड बाय जो पॉलिनोमियल है 3x4 - 9x³ + x² + 15x + k। हमें पता है ये अभी डिविजिबल नहीं होगा 3x² - 5 से, मतलब रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं, फिर आगे की कहानी देखते हैं। तो 3x²
यहाँ पर क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर से जब एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 3x4 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, तो यहाँ पर ये -5x² आएगा, किसका लाइक टर्म है, इसका, इसके नीचे लिख दो। फिर क्या होगा, साइन चेंज होंगी, पहला वाला नंबर हमेशा कैंसिल आउट होगा, तो माइनस, ये प्लस का है माइनस, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का, ये कैंसिल, ये वाले नंबर उतार दो, -9x3, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 6x² प्लस 15x प्लस की, फिर हमारे पास 3x² में कितना मल्टीप्लाई करूँ कि -9x³ आए, तो -3x, जब मैं 3x² में -3x मल्टीप्लाई करूँगा तो -9x³ आएगा, प्लस माइनस माइनस कितना होता है, प्लस, और 5 3 कितना होगा, 15x किसका लाइक टर्म है, इसका, इसके नीचे लिख दो 15x, साइन क्या होंगे चेंज, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये दोनों हमेशा कैंसिल आउट, इसको रखते हैं 6x², ये भी कैंसिल, प्लस के, अब 3x² में कितना मल्टीप्लाई करें कि 6x² है, मतलब कि +2, 3x² में जब +2 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6x² आएगा, -10 किसी का लाइक टर्म नहीं है, इसको अलग लिख देते हैं, साइन चेंज, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास k + 10। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, ये रिमाइंडर किसके बराबर आना चाहिए था, 0 के बराबर, मतलब k + 10 इसके बराबर आना चाहिए था 0 के, प्लस उधर जाएगा 10 तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, 0 - 10, k = कितना हो जाएगा, -10, मतलब k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -10। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पर -10 रखूंगा तो उस कंडीशन में इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0, चेक कर सकते हैं, k की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर क्या रखूँ, 10 रखूँ, सॉरी -10 रख दूँ, यहाँ पर -10 यहाँ पर -10 रख दें, तो आखिरी में हमारे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, -5 2 जा -10, और साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और पूरा आंसर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ गई, -10 आ गई है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच टर्म ऑफ द AP, हमें एक AP दे रखी है, -7 -12 -17 -22 डैश 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 विल बी -82 इज -100 एनी टर्म ऑफ द AP। पहला फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, हमें क्वेश्चन में ये AP दे रखी है, -7 -12 -17 -22 डैश 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 डैश, यहाँ पर कोई सा भी इस AP में एक नंबर होगा -82, चाहे वो लास्ट टर्म हो या फिर इन बिटवीन द AP में। हमें बताना है कि -82 कौन सा टर्म है, मतलब हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एंड जो जनरल टर्म है an, वो क्वेश्चन में हमें कितना दे रखा है, -82, ये पता करना है कौन सा टर्म है। फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है, -7 दे रखा है, और d की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, a2 - a1, a2 की वैल्यू कितनी है, -12 है, फॉर्मूले का माइनस का साइन, और a1 की वैल्यू कितनी है, -7 है, तो -12 + 7, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5, या a3 - a2 भी कर सकते हैं, -5 ही आने वाला है। अब n की वैल्यू निकालते हैं, an = a + n - 1 × d, जनरल टर्म हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, -82, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, -7, n की वैल्यू हमें निकालनी है, और d की वैल्यू कितनी है, -5 है, ये माइनस का 7 है, इधर आएगा तो किसमें होगा, प्लस में, 82 + 7 = चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, n - 1 × -5, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 5 गए, सॉरी 12 में से 7 गए 5, एंड -75, ये हमारे पास हो गया -75, ये मल्टीप्लाई में, इधर आके किसमें होगा, डिवाइड में, 5 कैंसिल, 5 बन जा, 5 15 जा, n - 1 ये इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, तो 15 + 1 यानी कि n की वैल्यू क्या हो गई, 16। अगर इसको लैंग्वेज में लिखना है तो लैंग्वेज में लिख सकते हो, -82 इज द 16 टर्म ऑफ द AP, मतलब इस AP का जो 16 टर्म है वो हमारे पास क्या है, -82 है। अब हमें फाइंड आउट करना है क्या इस AP का 100 टर्म है कोई, यहाँ पर मान के चलो ये 100 है, हमें नहीं पता कि ये 100 टर्म इस AP में आएगा या नहीं आएगा, ये हमें बताना है। तो जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए क्या ये टर्म इस AP का है या नहीं है, तो उस कंडीशन में हमें क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, और n की वैल्यू अगर होल नंबर में आई तो उसका आंसर क्या होगा, यस होगा, और फ्रैक्शन में आई या होल नंबर में नहीं आई तो उस कंडीशन में उसका आंसर क्या होगा, नो होगा। तो हमें वही जनरल टर्म निकालना है, an की वैल्यू कितनी है, -100 है, हमें चेक करना है क्या ये इस AP का पार्ट है या नहीं है। a की वैल्यू हमें -7 है, और d की वैल्यू हमने निकाल ली है, -5 है, तो चेक करते हैं, an = a + n - 1 × d, an की वैल्यू -100, a की वैल्यू हमें -7 दे रखी है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है, एंड d की वैल्यू -5 है। इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और माइनस प्लस क्या होता है, -100 में से 7 का कितने बचेंगे, 93, माइनस का मल्टीप्लाई में, इधर आके किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, बचा क्या, n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल, -1 इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में, 93/5 + 1, इसको सॉल्व करेंगे तो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, 93 + 5/5 यानी कि 98/5, यानी कि पॉइंट में आएगा, होल नंबर में आंसर नहीं आ रहा है। अगर रीजन पूछते हैं तो रीजन लिख देना, सिंस द वैल्यू ऑफ n नॉट कम्स इन होल नंबर, है ना, यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हो, सिंस द वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ होल नंबर
बोलूँगा देयरफॉर -100 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट बोर्ड का क्वेश्चन। वो क्या है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। हमें ये एपी दे रखा है और इसका हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी से। डी हमें निकालना है। इस एपी का फर्स्ट टर्म हमें क्या दे रखा है? ए लिखो या फिर A1 लिखो। वो कितना दे रखा है? 1/a दे रखा है। सेकंड टर्म इस एपी का कितना दे रखा है? A2, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं 3 - a/3 है। और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? A2 - a1 या फिर A3 - a2 या फिर फोर्थ टर्म दे रखा है A4 - a3। इसी से भी कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम ही आएगा। एपी उसी को बोलते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो हमें डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? A2 - a1। A2 की वैल्यू कितनी है? 3 - a डिवाइडेड बाई 3 है। -a1 कितना है? 1/a। इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम से। a जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 है, -a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a², 3a जब -a से मल्टीप्लाई होगा तो -3 है, 3a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा? 3a²। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, अपोजिट साइन है, कैंसिल हो गया। अब क्या बचा हमारे पास? -a² a² से a² कैंसिल, कितना बचा? -1/3। ये डी की वैल्यू आ गई है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया है। यही चीज़ हमें क्या करनी थी? निकालनी थी। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है हमें? द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, फाइंड द एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलते हैं? ऐसे एंगल जिसमें दो ही एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अगर यहाँ पर एंगल है, ये x है और ये क्या है? y है। तो अगर दो एंगलों का सम कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ तो उसको सप्लीमेंट्री। अगर दो एंगलों का सम 90 डिग्री हुआ तो उसको हम लोग बोलते हैं कप्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर स्ट्रेट लाइन है, इसको लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं। लीनियर पेयर में दो या दो से ज्यादा एंगलों का सम कितना हो सकता है? 180। लेकिन सप्लीमेंट्री में केवल दो ही एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं स्ट्रेट हो, ये ऐसा भी हो सकता है, दो एंगलों का सम 180 डिग्री। अब लार्जर है तो और स्मॉलर एंगल है, तो हम लोग एक लार्जर एंगल पता करना है और स्मॉलर एंगल को भी पता करना है। तो मान लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री, हमने x मान लिया, एंड लेट द स्मॉलर एंगल बी y डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया? y डिग्री हो गया। अब हमें पता है कि जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री में दो एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। ये 180 लिख दिया। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई है? फर्स्ट हो गई है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला है जो लार्जर एंगल है, लार्जर मतलब x है, ये क्या है? स्मॉलर एंगल से एक्सीड है। एक्सीड मतलब मोर देन, प्लस 15 कर दिया, सॉरी 18 है तो 18 कर दिया। यहाँ पर y इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, x - y इक्वल टू 18। अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं। कोई सा भी मेथड लगा लो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और वहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लो तो हमारे पास एंगल्स भी आ जाएंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, यहाँ पर लिखा हुआ है x + y इक्वल टू 180 डिग्री एंड x - y इक्वल टू 18। ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा कितना? 2x इक्वल टू 180 + 9 198, 2 1 जा 299 जा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है? 99 डिग्री आ गई। मतलब जो सप्लीमेंट्री एंगल थे, जो दो सप्लीमेंट्री एंगल थे, उनमें से एक एंगल की वैल्यू कितनी आ गई है? 99 आ गई है। सेकंड एंगल निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते हो, x + y कितना होता है? 180 डिग्री। तो x + y इक्वल टू 180 डिग्री, वरना x की वैल्यू इन दोनों किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 99 है, प्लस y हमें निकालना है इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, 180 - 99, y इक्वल टू 10 में से 9 गए 9, 17 में से 89। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो दोनों एंगल्स आ गए हैं। चेक करना है तो इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। देयरफॉर द टू एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 89 डिग्री। ये हमारे पास दो एंगल्स आ गए।